जय हिंद दोस्तों, सृजन द क्रिएशन पैशन फॉर परफेक्शन में आपका स्वागत है। हम लोग बिजनेस स्टडीज़ की बोर्ड एग्जामिनेशन स्पेशल सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसके दो पार्ट हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर। जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल को इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि F.W. टेलर ने दिया हुआ है। हमने आपको बताया था साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ज़्यादातर फोकस करेगा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स की इफ़िशियंसी पे बेस्ड होगा, मतलब कि जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है उस पे ज़्यादा इम्फेसिस होगा, ज़्यादा फोकस होगा कि कैसे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट यानी वर्कर्स जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस ऑपरेशन से जुड़े होते हैं वो कैसे इफ़िशियंटली अपने वर्क को कंप्लीट करके बिजनेस के टारगेट या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। इसमें दो बातें हम लोग करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के साथ साथ टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट भी देखेंगे। हमने बताया था फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली जनरल गाइडलाइंस होता है जिससे मैनेजर्स डिसीजन ले सकते हैं, अपने बिहेवियर को गाइड कर सकते हैं। और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो किसी भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, लागू करने के लिए जो है एक तरीका, एक मेथड बताता है कि किस तरीके से, किस वे से उसको अप्लाई किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट जब भी हम लोग बात करेंगे, साइंटिफिक टर्म का जो मतलब होता है वो ये होता है कि कोई भी चीज़ लॉजिकल तरीके से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ प्रॉपरली स्टडी करने के साथ जब कोई चीज़ लागू की जाती है, कोई काम किया जाता है तो उसको साइंटिफिक वर्क कहा जाता है। कहने का मतलब कोई भी चीज़ बार बार एक्सपेरिमेंट करके उसके एक्शन और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को डिसाइड करके कि क्या क्या काम करने पे क्या क्या उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसको रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करके उसके आउटपुट या रिजल्ट्स को स्टडी करके जब कोई भी काम किया जाता है तो उसको साइंटिफिक प्रिंसिपल या साइंटिफिक वर्क कहा जाता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम लोग सबसे पहला हमारा क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लिए जाने चाहिए, या मैनेजमेंट या वर्कर, तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो भी डिसीजन ले वो साइंटिफिकली चीज़ों को स्टडी करें। जो भी वर्क है या जो भी डिसीजन लेना है उसके हर एस्पेक्ट को साइंटिफिकली स्टडी करें, सभी के राइट या रॉन्ग एस्पेक्ट, सभी के प्रॉन्स या कॉन्स। कहने का मतलब मेरिट डिमेरिट सभी, जैसे अगर मान लो किसी काम करने के दो मेथड्स हैं तो दोनों मेथड्स के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को प्रॉपरली साइंटिफिकली एंड लॉजिकली स्टडी करें, फिर डिसाइड करें कि कौन सा मेथड हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल रहेगा, जो इफ़िशियंसी को इंश्योर करेगा, कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देगा और बिजनेस के टारगेट या गोल्स को क्या करेगा, अचीव करेगा। तो रूल ऑफ थंब पे बेस्ड नहीं होना। रूल ऑफ थंब का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बचपन में आप देखते थे कि अगर मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो एक उंगली पे रखा जाता था कि इंडिया जीतेगा, दूसरी उंगली पे रखा जाता था पाकिस्तान जीतेगा, और दोनों फिंगर्स को एक छोटे बच्चे से पकड़वाया जाता था, टच करवाया जाता था, जो फिंगर टच करता था। तो ये कोई साइंटिफिक या लॉजिकल तरीके से स्टडी नहीं किया गया। ये क्या कहते हैं, एक तरह से आंख बंद करके किसी चीज़ पे विश्वास कर लेने वाला काम हो गया। इसलिए क्या कहते हैं, उसको रूल ऑफ थंब के बेसिस पे डिसीजन लेना कहा जाता था। जबकि अगर हम साइंटिफिक स्टडी की बात करें, अगर मान लो हम देख रहे हैं कि दो टीम में कौन सी टीम जीतेगी मैच, तो हम दोनों टीम के पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट को कवर करते हैं, मेरिट डिमेरिट को कवर करते हैं, फिर कंपैरिजन करके जब डिसीजन लेते हैं तो वो सही डिसीजन माना जाएगा। इसी को साइंटिफिक डिसीजन कहा जाता है। सिमिलरली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब है, वो भी यही बात कहता है कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होने चाहिए, जो भी डिसीजन लिए जाने चाहिए, वो साइंटिफिकली और लॉजिकली स्टडी करके लिए जाने चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या था, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। यहाँ पे हार्मनी का मतलब क्या है, हार्मनी का मतलब ये है कि म्यूचुअल कोऑपरेशन या म्यूचुअल वेलनेस की बात करेंगे, कि एक दूसरे के बेनिफिट के लिए वर्क कर रहे हैं। मैनेजर और वर्कर्स को आपस में एक दूसरे के लिए समझना है कि मैनेजर्स का सप्लीमेंट्री या कम्प्लीमेंट्री पार्ट कौन है, वर्कर्स हैं, और वर्कर्स का कम्प्लीमेंट्री पार्ट कौन है, मैनेजर्स हैं। एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए एक दूसरे का वर्क इंपॉर्टेंट है, ऐसा सोच के काम करना चाहिए। डिस्कॉर्ड वाली फीलिंग यानी एक दूसरे से लड़ाई या डिस्प्यूट करने वाली फीलिंग से इस तरीके की मेंटेलिटी या इंटेंशन के साथ काम नहीं किया जाना चाहिए। अदरवाइज हमारी स्पिरिट या
कह सकते हैं हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, हमारा मतलब कि मैनेजर और वर्कर दोनों का माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए वर्क कर रहे हैं और दोनों के काम से ही बिजनेस के टारगेट या गोल्स अचीव होंगे, जिसमें दोनों के बेनिफिट जुड़े हुए हैं। आगे अगर हम तीसरा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब ये हो जाता है कि हमको हमेशा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई मैनेजर या कोई भी वर्कर काम कर रहा है तो उसको हमेशा इस बात पे बिलीव करना चाहिए, इस बात पे काम करना चाहिए कि टीम एक ज़्यादा काम करेगी इन कंपैरिजन टू एक इंडिविजुअल के। तो हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी को ज़्यादा ना दिखाने की बजाय हम अपनी टीम स्पिरिट को दिखा के जब टीम के साथ किसी टारगेट को अचीव करेंगे तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है हमेशा। क्योंकि इससे पहले जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमने एस्पिरिट द कॉर्प्स, मतलब हमने देखा कि टीम स्पिरिट के साथ काम करना बिजनेस टारगेट या बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ज़्यादा अच्छी बात मानी जाती है। तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म ये कहता है कि अगर किसी के मन में किसी की मेंटेलिटी, माइंडसेट या इंटेंशन इंडिविजुअलिटी को इंश्योर कर रहा है कि हम अकेले दम पे ही पूरा काम कर सकते हैं तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जबकि जो व्यक्ति या जो पर्सन, जो मैनेजर, जो वर्कर कोऑपरेट करके काम करता है उसके वर्किंग स्किल या उसके काम करने के तरीके को ज़्यादा बेहतर माना जाता है। आगे हम लोग बात करें डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। कहने का मतलब जब भी हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि वर्कर्स या जो भी मैनेजर्स हैं उनको आप ग्रेटेस्ट लेवल पे उनकी इफिशियंसी और प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करिए, उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग देके, एजुकेशन देके डेवलप करिए ताकि वो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी 100% कैपेसिटी या कैपेबिलिटी या पोटेंशियल को यूज़ कर सकें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी टारगेट या गोल्स हैं बहुत आसानी से वर्कर्स के हेल्प से अचीव हो जाएंगे। तो ये 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, ये 4 हमारे क्या हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। ये चारों प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करने के लिए हमारे पास साइंटिफिक टेक्निक्स या टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट भी कुछ है। वो टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले FW टेलर ने कहा कि फंक्शनल फोरमैनशिप होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक प्लानिंग का काम कोई और करे, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का काम कोई और करे। 2 पार्ट में इन्होंने डिसाइड किया मैनेजमेंट के वर्क को। हमने बताया कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का काम हो रहा है वहाँ पे प्लानिंग का काम कोई और करे और प्लान को एग्जीक्यूट करने का काम कोई और करे, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव या ज़्यादा इफिशिएंट माना जाता है। इस पे इन्होंने बताया कि पूरे वर्क को, यहाँ पे इस डायग्राम से आप आसानी से अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि फैक्ट्री मैनेजर को 2 पार्ट में, एक होना चाहिए प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा होना चाहिए प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में इन्होंने रूट क्लर्क बनाया, इंस्ट्रक्शन क्लर्क बनाया, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरियन। तो सबसे पहले रूट क्लर्क बताएगा किस मेथड या किस वे से वर्क को कंप्लीट किया जाएगा, मतलब किस तरीके से काम किया जाएगा, वो काम क्या करेगा, रूट क्लर्क करेगा। इंस्ट्रक्शन या कार्ड क्लर्क बताएगा कि जब कोई काम करना शुरू कर दिया गया, उस काम में अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म करना है उसके लिए इंस्ट्रक्शन या गाइड करने का काम क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क करेगा। टाइम एंड कॉस्ट, किसी काम को कंप्लीट करने में टाइम एंड कॉस्ट कितना लगने वाला है, इसको प्लान करने का काम कौन करेगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। फिर डिसिप्लिनरियन का अगर बात करें कि डिसिप्लिनरियन का क्या काम करेगा कि किस टाइम पे, मतलब चीज़ों को सिस्टमेटिकली चलाया जा सके, काम का जो फ्लो हो वो सिस्टमेटिकली हो सके, इस काम को करने के लिए डिसिप्लिनरियन बनाया गया। वो बताएगा किस टाइम पे आना है, किस टाइम पे जाना है, ये सारे प्लान करने का काम डिसिप्लिनरियन का होगा। तो 4 यहाँ पे प्लानिंग इंचार्ज में 4 जो है यहाँ पे बॉस बनाए गए। फिर अगर हम बात करें प्रोडक्शन इंचार्ज में तो यहाँ पे भी एक गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। गैंग बॉस बेसिकली जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी रिसोर्सेज, जो भी इक्विपमेंट की जरूरत होगी वो क्या काम कर, उसको अवेलेबल कराने का काम क्या हो जाएगा, गैंग बॉस का हो जाएगा। ध्यान से मेरी बातें सुनना आप लोग कि जो भी इक्विपमेंट या जो भी रिसोर्सेज वर्क करने के लिए चाहिए उसको अवेलेबल कराने का काम, देखिए एग्जीक्यूट, प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो क्या करेगा, गैंग बॉस करेगा। फिर स्पीड बॉस इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि जो भी स्पीड तय की गई, जो भी टाइम या कॉस्ट तय किया गया, उस टाइम या कॉस्ट में वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर ध्यान देने का काम किसका होगा, स्पीड बॉस का होगा। रिपेयर बॉस अगर मशीनरी में या इक्विपमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ फंक्शनिंग में दिक्कत आती है तो उसको रिपेयर करने का काम करेगा। इंस्पेक्टर एक तरह से सुपरवाइजरी का काम करेगा कि प्रॉपरली सारे
जो भी प्लान्स हैं, जो भी टारगेट है, जो भी स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं, वो स्टैंडर्ड्स फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। तो ये पूरे 8 बॉसेस के साथ कोई भी वर्कर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेगा तो वर्क बहुत इफिशिएंटली होगा और टारगेट्स बहुत अच्छी तरीके से अचीव किए जा सकते हैं। ये हमारा था फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में FW10 ने यही बताया कि हम जो है वर्कर को इन 8 बॉसेस के साथ जो है वर्क करवाएंगे ताकि वो इफिशिएंटली अच्छे से अपने काम को कंप्लीट कर सकें। फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि फंक्शनल फोरमैनशिप के बाद उन्होंने बताया टेक्निक्स में कि स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हो जाता है कि जो भी हम प्रोडक्ट या गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं या जो भी गुड्स अवेलेबल कराएं, जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी ऑप्टिमम क्वालिटी टाइम टू टाइम इनोवेशन के साथ हम अवेलेबल कराते रहें कस्टमर को। जब स्टैंडर्ड क्वालिटी का रहेगा तो हम उसकी प्रॉपरली डिलीवरी या कस्टमर के 100% सेटिस्फैक्शन को इंश्योर कर पाएंगे। फिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में इन्होंने बताया कि अननेसेसरी अगर हम कुछ अपने प्रोडक्शन को लेके अननेसेसरी, जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर किसी गुड्स का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे टाइप हैं। मान लीजिए उसके वेट को लेके 50 ग्राम का भी वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, 100 ग्राम्स का भी अवेलेबल है, 200 ग्राम्स का, 300 ग्राम्स का, 400, 500, इस तरह से। तो मल्टीपल टाइप में करने की बजाय हम कस्टमर्स की नीड, कस्टमर या कंज्यूमर की नीड को समझ के हम उसमें सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड वेट कितनी रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट की, कितना वेट का कितना प्रोडक्ट जो है कस्टमर को चाहिए, उसके बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कटिंग डाउन अननेसेसरी डायमेंशन एंड वेराइटीज़ ऑफ वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी के चक्कर में हम अपने कॉम्प्लिकेटेड अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड ना करें, उसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ ले जाएं। फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फैटिग स्टडी, फैटिग स्टडी का मतलब हो जाता है कि ये हम फिक्सअप करता है कि टाइम पीरियड ऑफ रेस्ट इंटरवल कितना होगा। मतलब कि किसी भी वर्कर को काम करते करते कितनी देर में थकान आ जाती है, कितनी देर में थक जाता है, कितनी देर बाद उसको रेस्ट देना है। दो बातें यहाँ पे, कितनी देर बाद रेस्ट देना है और कितने टाइम पीरियड के लिए रेस्ट उसको देना है, ये दोनों बातें तय करना फैटिग स्टडी में आता है। फिर मेथड स्टडी में किस मेथड से, कौन सा मेथड ऑफ वर्क क्या है बेस्ट है जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए टारगेट्स को अचीव करने में, इफिशिएंटली अचीव करने में हेल्प करेगा। टाइम स्टडी क्या बताता है कि किसी भी काम करने के लिए एवरेज टाइम या स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा। मोशन स्टडी बताता है कि हमारा जो अननेसेसरी मूवमेंट है वर्कर्स का, यहाँ से वहाँ एक सामान को दूसरे एक जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए या एक सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए कितना टाइम वहाँ पे कंज्यूम करें। अननेसेसरी मूवमेंट्स को या वेस्टफुल मूवमेंट्स को क्या करना, ख़त्म करना, कट करना क्या है, मोशन स्टडी का मेन टारगेट है। फिर वर्क स्टडी हमारा इंश्योर करता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कास्ट हो सके। डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, पीस वेज रेट सिस्टम का मतलब क्या हो जाता है, पीस रेट का मतलब होता है जब हम नंबर ऑफ यूनिट के बेसिस पे किसी वर्कर को पेमेंट करते हैं, और वेज रेट का मतलब होता है जब हम किसी वर्कर को क्या करें, आवर्स के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे पेमेंट करें। तो इन्होंने बताया, FW10 ने बताया इफिशिएंट और इनइफिशिएंट वर्कर को डिफरेंट रेट्स पेमेंट करना चाहिए। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल से बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मान लो अगर 100 यूनिट्स का हमने टारगेट रखा कि एक दिन में 100 यूनिट्स किसी कमोडिटी की तैयार होनी चाहिए, तो एक वर्कर 100 यूनिट्स को अचीव कर लेता है, एक वर्कर अचीव नहीं करता। तो जो वर्कर अचीव कर लेगा उसको मान लो 50 रुपीज़ पर यूनिट से पेमेंट होगा, और जो वर्कर अचीव नहीं कर पाएगा उसको 45 रुपीज़ पर यूनिट से पेमेंट होगा। तो इस वजह से जो इनएफिशिएंट वर्कर होगा वो भी इफिशिएंट होने के लिए काम करेगा और कोशिश करेगा कि जो भी स्टैंडर्ड या टारगेट टाइम दिया गया है कि इस टाइम में इतने प्रोडक्ट कंप्लीट होने चाहिए, उतनी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी तैयार करने की कोशिश करेगा। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब हो जाता है कि वर्कर्स के एटीट्यूड या मैनेजर्स के बीच में, वर्कर्स और मैनेजर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको बूस्टअप करने के लिए कुछ ना कुछ इस तरीके के प्रोग्राम या फंक्शन करने चाहिए ताकि वो क्या करें, मेंटली अपने आप को सेटिस्फाइड या मेंटली अपने आप को सोशली रिकॉग्नाइज समझे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कि हाँ उनकी भी रिकॉग्निशन है। फिर अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फ्योल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। कंसर्न अगर हम कंसर्न की बात करते हैं तो कंसर्न ये बेसिकली फोकस करता है कि वर्कर्स की इफिशियंसी को इंश्योर कर सके। टेलर का जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वर्कर्स की इफिशियंसी पे ध्यान देता है, और फ्यूल का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजर की इफिशियंसी पे ध्यान देता है। प्रोस्पेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को फोकस करते हैं ये, और जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो
टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट या मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को फोकस करता है। एम्फेसिस की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क किसका टारगेट होता है? साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। और अगर हम कहें जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या टारगेट होता है कि जो भी फंक्शन ऑफ मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स के फंक्शन जो होने चाहिए वो बहुत इफिशिएंट होने चाहिए। फिर अगर हम बात करें कि फोकस ऑफ मेजर कंट्रीब्यूशन, फोकस ऑफ मेजर कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो वेस्टफुल मूवमेंट को अवॉइड करना टारगेट है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। और जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का टारगेट ये होता है कि ओवरऑल जो है हम बेटर परफॉर्म कर सकें। ये मैन्युफैक्चरिंग पर्सनालिटी की अगर बात करें तो फ्यूल जो है मैन्युफैक्चरिंग, फ्यूल जो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने दिया, तो ये ट्रेडिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा सुटेबल है। और टेलर का अगर देखें तो ज़्यादातर सुटेबल किसके लिए है? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यूनिटी ऑफ कमांड अगर देखें तो वन बॉस वन सबऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट दिया किसने? हेनरी फ्यूल ने जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। और 8 बॉसेस होने चाहिए किसी वर्कर के पास, या वर्कर के ऊपर 8 बॉसेस होने चाहिए, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बताया गया। अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करें, एप्लीकेबिलिटी अगर हम देखें तो स्पेसिफिक सिचुएशन में साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई किया जा सकता है और जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सली हर सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है। इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लगभग सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। कोई भी केस स्टडी का भी अभी हम लोग कॉन्सेप्ट्स का वीडियो कवर कर रहे हैं, केस स्टडी का भी वीडियो इस पर कवर करेंगे। जो भी केस स्टडी आपको डाउटफुल लगता है उसको कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के, नंबर मेंशन है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के जो है अपनी क्वेरीज या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करते रहें, बूस्टअप करते रहें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।